की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से राम शंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर
जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ढकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संबल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा की। राजस्व में वृद्धि को लेकर सीएम ने दिए निर्देश, बोले विश्वास आधारित प्रशासन पर हो। संभल दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक असमौली के पंचायत सचिवालय का करेंगे निरीक्षण। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। पेट्रोल और डीजल के फिर बढ़े दाम। डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर की उछाल। ट्रिशा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई की बेंच कर रही मामले की सुनवाई। बीते कल दिल्ली में ट्रिशा के शव का हुआ था दोबारा पोस्टमार्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आज बहस करने वाले हैं बहुत बड़े मुद्दे पर, जहां बता दें कि प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे पहले पुलिस की व्यवस्थाएं दुरुस्त थीं। साथ ही आपको बता दें कि आज एक बड़ा फैसला लिया गया यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर और उसे और मजबूत बनाने के लिए। सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे पुलिस व्यवस्था की निगरानी ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी हो सकेगी। इस योजना को अमल में लाने के लिए डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ और डीआईजी रेडियो पश्चिमी का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन फैसलों से पुलिस व्यवस्था और संचार प्रणाली दोनों मजबूत होगी और इससे आम लोगों को भी जल्द इंसाफ मिल सकेगा। इसी के साथ आम लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच भी बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के क्या मायने हैं और इससे यूपी की कानून व्यवस्था में कितना परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, जहां कैप्टन आई सिंह भदौरिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, साथ ही जय प्रकाश सेवानिवृत्त आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ये जानकारी देंगे, ये बताएंगे कि जो बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लिया गया है ये जनता के लिए कितना हितकारी होने वाला है। तो आपको बता दें कि लगातार योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखती है, यानी प्रदेश की जनता की सुरक्षा हमारे हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या दिक्कत नहीं होने देंगे। माना जा रहा है कि इन फैसलों से पुलिस व्यवस्था और संचार प्रणाली दोनों मजबूत होंगी, यानी अगर किसी को कोई दिक्कत है जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह तक जाता था, अब उसे एक ही जगह व्यवस्थाएं मिलेंगी, पुलिस की मौजूदगी मिलेगी, आला अधिकारियों की मौजूदगी मिलेगी और जल्द समस्या से निवार मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, जिससे लोगों का विश्वास सरकार पर और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है
कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं किया है, तो दिखावा करना है तो वही किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, बीते 2 दिनों से लगातार योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों के बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रह रहे हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ी चर्चा की जा रही है कि यूपी के अंदर किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करे। इसी के मद्देनजर अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि अगर एक भी ऐसी अप्रिय घटना प्रदेश के अंदर होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अधिकारी की होगी और फिर अधिकारी पर जो गाज गिरेगी वो खुद समझेगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन फैसलों से पुलिस व्यवस्था और संचार प्रणाली दोनों ही मजबूत हो जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मुख्यालय, जो डीआईजी रेडियो का पश्चिमी मुख्यालय है, वो अलीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। साथ ही आजमगढ़ में डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां लोग आराम से पहुंचकर बड़े अधिकारियों के सामने अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को बेखौफ होकर रख पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत ही प्रभावी योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है और इसे बहुत बड़े फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि तमाम बार लोगों ने जन सुनवाई के दौरान जब भी जनता दरबार लगता था, पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमेशा एक सवालिया निशान पैदा हो जाता था, खड़ा किया जाता था जनता की तरफ से कि पुलिस ने साथ नहीं दिया या पुलिस ने किसी तरीके से समझौता कर लिया या जो भी शिकायतें होती थी। अब इसका निवारण होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सभी पुलिस थाने, उत्तर प्रदेश के एक छोटा पुलिस थाना, उसकी सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग 24 घंटे 365 दिन यहां पर की जाएगी और बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उस पर सख्त निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस योजना को अमल में लाने के लिए डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ होगा। देखिए, जो आजमगढ़ और मिर्जापुर दोनों ही जगह चुनी गई हैं, वो दोनों ही जगह बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं और इन जगहों को इसलिए चुना गया है कि यहां पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, मुख्यालय बनाया जाएगा, मॉनिटरिंग भी सही से होगी और जो अराजक तत्व हैं उनमें खौफ भी पैदा होगा। आजमगढ़ और अलीगढ़ दोनों ही ऐसी जगहें चुनी गई हैं। प्रदेश सरकार का यह मानना है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये लोगों के हित में लिए जा रहे हैं और इससे पुलिस व्यवस्था अच्छे से चलेगी और संचार प्रणाली दोनों मजबूत होंगी। यानी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सीधे मुख्यमंत्री तक ये फुटेज पहुंचाए जा सकते हैं। बता दें कि इसी के साथ आम लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच भी बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और जयप्रकाश, सेवानिवृत्त आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। स्वागत है आप तीनों का सर। जयप्रकाश जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तब तक हम कैप्टन आई सिंह के पास जाते हैं। भदौरिया साहब, आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा फैसला लिया गया, सरकार का कहना है कि मॉनिटरिंग होगी, हर एक थाने की मॉनिटरिंग होगी, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहेगा। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का, योगी सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि इससे आम जनता के ऊपर एक विश्वास स्थापित होगा। पुलिस की पारदर्शिता जो है वो खुल के सामने आएगी। कोई पुलिस के ऊपर किसी तरह के अभी तक आरोप जो लगते रहे तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस के बीच में ऐसा रहता था कि पुलिस जो कर रही है क्या बिल्कुल सच कर जो कर रही है वो बिल्कुल पारदर्शिता है उसमें।
आम जनता का कहना था। बाकी सरकार तो जानती है कि पुलिस जो करती है वो सही करती है, गलत कभी पुलिस करती नहीं। फिर भी एक बार कि पुलिस की प्रणाली में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हो सकता है कि हमारे बीच में से ही लोग हैं पुलिस में जो काफी लोग हैं और पीछे समय के हैं, पीछे की समय की सरकारें कैसी चलती थी तो पुलिस की वो भी एक कार्य प्रणाली रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस को जैसी सरकार चलाती पुलिस चलती है। फिर भी पुलिस के ऊपर निगाह बनी रहे सरकार की कि पुलिस कहीं गलत ना करे, इसलिए ये कदम उठाया गया है और ये कदम बहुत ही सराहनीय है और जनता के विश्वास में ये कदम बहुत सही रहेगा। तो इसलिए ये जो सीसीटीवी कैमरा का जो प्रावधान रखा गया है बहुत अच्छा है, सोच समझ के रखा गया है। और ये यही नहीं खाली योगी जी, केंद्र से भी कहना था, केंद्र का भी कहना था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पे अगर कोई विपक्षी पार्टियां किसी तरह का कोई आरोप लगाती है तो सीसीटीवी कैमरा होंगे तो हमारे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, हम उसकी पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी था। अब इसका मुख्य एक हेडक्वार्टर होगा जहां से 24 आवर्स पुलिस के ऊपर निगाह रखी जाएगी, पुलिस थानों पे निगाह रखी जाएगी। पुलिस थाने में चाह के भी कोई गलत नहीं कर पाएगा जनता के साथ। जनता जब आती है पुलिस थाने में तो उसकी बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो वो अपनी उम्मीदों, उसकी उम्मीदों में अगर पुलिस खरी उतरे तो यही तो जनता को चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर। तो हमारी सरकार की और योगी आदित्यनाथ की यही प्रयास है कि आम जनता का विश्वास सरकार और पुलिस पे बना रहे। जी बिल्कुल। तो देखिए, सरकार का मानना है कि ये बड़ा फैसला है और जनहित में ये फैसला है। हमारे साथ जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप समर्पित कर चुके हैं अपनी सेवा, आपने काम किया है जनता के लिए। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये जनहित में है फैसला? देखिए, ये पूरी तरह से जनहित में है, इसलिए क्योंकि कैमरा एक तीसरी आंख है। हम आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो सीसीटीवी है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। कोई थाने में आ रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये ऑटो रिकॉर्डिंग होगी तो उससे ये कोई नहीं कह सकता कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या उसके साथ ठीक सा व्यवहार नहीं हुआ। तो ये सीसीटीवी से मॉनिटरिंग तो ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि सभी थाने सीसीटीवी से कवर हों, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था कि देश के सभी थाने में और थाने का पूरा एक एक कोना सीसीटीवी से कवर होना चाहिए, जिससे कोई थाने पर आए तो पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप न लगा सके। यदि उसका उत्पीड़न हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा सके। ये बहुत अच्छी योजना है और इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और न केवल उत्पीड़न की शिकायतें दूर होंगी, उसके अलावा यदि मुख्यालय से किसी थाने से सीधे बात की जा सकेगी, सीधे उसकी कार्यप्रणाली को मॉनिटर किया जा सकेगा, तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि जो नीचे का स्टाफ है उसके काम में भी सुधार होगा। उसे भी इस बात का भय होगा कि हमें कोई तीसरी आंख देख रही है, उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा सुधार होने की इसमें संभावना है। जी सर, यहाँ पर दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। एक पहला सवाल ये कि बड़ा फैसला ले लिया गया है, लेकिन इसे ज़मीन पर उतारने में कितनी समस्याएं आएंगी? क्या बिना समस्या के ये व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी? सबसे पहला सवाल ये। और नंबर 2, क्योंकि पूरे प्रदेश के हर थाने की मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर सीसीटीवी मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि थानों में पर्याप्त इस तरीके की टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। नहीं, देखिए, आपके दो सवाल हैं कि लार्ज स्केल पर इतनी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो एक तो बजटरी प्रोविजन है और दूसरा टेक्निकल प्रोविजन है। जी, टेक्निकल प्रोविजन तो ऐसे आप समझिए कि हमारे सभी थाने आज की तारीख में इंटरनेट की लाइन से कनेक्ट है। जी, केवल वहां कैमरा लगना है। कैमरा लगते ही उसी इंटरनेट की लाइन से उनका जो डाटा है बड़े आसानी से जहां आप भारतवर्ष या दुनिया के किसी कोने में ले जाना चाहेंगी तो वो ट्रेवल हो जाएगा। तो
तो अब केवल सीसी कैमरों का जो खर्च है, जब सरकार खुद ये फैसला ले रही है कि हमें सभी थानों में सीसी कैमरे लगाने हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। और ऑलरेडी हमारे पास में वो तंत्र मौजूद है जिससे हम रिकॉर्डिंग करके उस डाटा को कहीं ट्रेवल करा सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था उसी में ये बात है कि जो रेडियो के रेंज डीआईजीज हैं उनके हेडक्वार्टर भी स्थापित किए जाएंगे अलीगढ़ और आजमगढ़ में। हाँ जी। तो जो हमारा रेडियो विभाग है, पुलिस का रेडियो विभाग, उसके पास में भी डेडिकेटेड लाइंस हैं जो संचार की हैं, उनको भी इससे इंटरकनेक्ट करके उसके थ्रू भी इस डाटा को ट्रेवल किया जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने में सरकार के सामने, पुलिस के सामने कोई समस्या आनी है। सिर्फ एक समस्या बजट की है। जब सरकार ने खुद फैसला लिया है कि हमें लगाना है, बिल्कुल, तो वो बजट का भी इंतजाम करेगी है और न ही कोई व्यवस्था की दिक्कत है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी अतुल यादव जी, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये व्यवस्था जो लागू करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये जनहित में व्यवस्थाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए है और जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए ये व्यवस्था लागू की जाएगी। आपके हिसाब से क्या ये व्यवस्था ठीक है या सरकार सिर्फ अपना इमेज मेकओवर कर रही है? सौम्या अवस्थी जी, आप देख पाएंगे 6 महीने हुए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ज्यादा 7 महीने बचे हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश के 2027 के। तो 9.5 साल से ऊपर का समय जब सरकार का बीत चुका है और क्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार जब है, तो इनको ये चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? आज 25 मई 2026 को ही ये बातें क्यों याद आ रही हैं? कहीं ना कहीं तो अब लगता है कि हमारे द्वारा पुलिस में कोई सुधार नहीं किया गया। 9.5 साल में कोई सुधार व्यवस्था नहीं लाई गई। जो लाई गई थी वो समाजवादियों के द्वारा लाई गई, अखिलेश यादव जी के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद इन्होंने पुलिस विभाग में कोई सुधार लाया ही नहीं गया। अब देखें तो जो हमारा डायल 100 था, जो अब 112 हो चुका कर दिया इन्होंने, या जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वर्ल्ड क्लास पुलिस व्यवस्था बनाई गई, ये सब समाजवादियों की तो देन थी है। और रही बात, इन्होंने उसको भी संभाल नहीं पाया अच्छे तरीके से। दूसरी चीज है कि वे लाएं, बेहतर है। आप ही ने कहा कि वहां दुर्व्यवहार होता है, तो भविष्य में दुर्व्यवहार नहीं होता है। तो आप ही के द्वारा अपनी समीक्षा में बताया गया कि थाने चौकियों में दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं होती हैं, वो भविष्य में ना हो पाए और रिकॉर्ड हो जाएं। तो यानी आप मानते हैं कि थाने चौकियों में दुर्व्यवहार होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुर्व्यवहार होता है, और 9.5 साल से छिपाई रहे थे दुर्व्यवहार। यही तो हुआ ना, 9.5 साल से छिपाई रहे थे। अगर इनकी मंशा अच्छी होती तो जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय बनाया था, तो जो आज आजमगढ़ और अलीगढ़ में ये जो सीसीटीवी फुटेज के जो रिकॉर्ड रूम कह लो या मुख्यालय कह लो बनाने की सोच रहे हैं, ये उस समय भी तो बना सकते थे। संसाधन तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है। जब हमारी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की अलग सरकार थी और सेंटर में अलग दूसरे सरकारों के हिसाब से चल रहे थे। तो हमारे पास तो संसाधनों की भी कमी थी, उसके बावजूद भी हमने कोई कमी नहीं रखी पुलिस व्यवस्था को सुधारने में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्होंने जब देखा कि पिछड़ी जातियों का, दलित जाति का, अल्पसंख्यक जातियों का खूब उत्पीड़न हुआ है, अब ये लोग जागरूक हो चुके हैं, तो अब इन्हें लगता है कि अब समाज में जागरूकता जब आ चुकी है, जब जागरूक जनता हो गई, तब जाके इनको याद आया कि अब हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र तो कैप्टन आई सिंह जी, जो चीजें पुलिसिंग। देखिए अतुल यादव ने आप पर आरोप लगाए कि 9.5 साल हो गए आपकी सरकार को, और अब जब चुनाव का वक्त नजदीक है तब आपको सुरक्षा भी याद आ रही है, जनता भी याद आ रही है। अगर ये सब करना था तो थोड़ा पहले फैसला लेना चाहिए था। अब एकदम से अचानक से आपको जनता की चिंता कैसे होने लगी कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, हर थाने को मॉनिटर किया जाए? देखिए, हमारा लॉ एंड ऑर्डर शुरू से ही बिल्कुल, तो फिर जरूरत क्या पड़ गई सर इसकी? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, हमारा लॉ एंड ऑर्डर शुरू से ही चुस्त और दुरुस्त था। लॉ एंड ऑर्डर में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं थी, मगर हम लॉ एंड ऑर्डर में और कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं।
तो उससे इन्हें क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की प्रॉब्लम है सर उन्हें, उनका टाइमिंग का प्रॉब्लम है। सुने बीच में ना बोले, 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 अरे बीच में ना बोले, उन्हें बीच में ना बोले। जब समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है तब तब मुकदमे दर्ज होते हैं। पिछली जातियों के साथ जो आपने अन्याय किया, दलित जातियों के साथ जो अन्याय थाने चौकियों में हुआ, उनके मुकदमे नहीं लिखे गए। आज जब वो लोग जागरूक हो गए, चुनाव का समय आ गया, जब आपको लगता है जनता जागरूक हो चुकी है, तो याद आ रही है आप 2017 से लेकर के 2022 में भी बने, 25 मई 2026 को याद आ रहा है ये घटना। आज ही समीक्षा क्यों? जब चुनाव का तो दिसंबर में तो चुनाव लगभग हम आप भी प्रचार में होंगे, हम भी प्रचार में होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को अब क्या हो रहा है, इनको दिखने लग गया कि सरकार अब जा रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि पुलिसिंग व्यवस्था समाजवादी पार्टी बेहतर सुधार सकती है। हमारे द्वारा लखनऊ का वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय बनाया गया, जो हमारे द्वारा जो है डायल 100 जो दी गई थी और जो अब 112 हो चुकी है, वो समाजवादियों की देन है। 1090 भी समाजवादियों की देन है। हमने बेहतर गांव समाज में, अगर हम इससे थोड़ा हटके भी बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 बेहतर एम्बुलेंस सेवाएं हमने चलाई। हमने हर तरफ से, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बेहतर हमने करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धार्मिक राजनीति करते करते सबको गुड़ गोबर कर दिया और आज इनको याद आ रही 9.5 साल के बाद कि हमें सीसीटीवी फुटेज लगा करके और अच्छे सीसीटीवी फुटेज लगा करके जनता के साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो इनकी तो स्वीकारता ही हो गई कि ये दुर्व्यवहार थाने चौकियों में भारी मात्रा में हो रहा था, तब आज इनको याद आ रहा है। कैप्टन साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप 2 मिनट इनको और दे दें, मैं बीच में ना बोलता हूं ना बोलना पसंद करता हूं। ठीक है अतुल जी, सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं। 2 मिनट और दे दें। ठीक है, सुन रहे हैं वो आपको, अब आप बोलें, वो सुन रहे हैं आपको। कैप्टन आई सिंह जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं, मगर मैंने कहा 2 मिनट और दें। अरे सर उनका हो गया, वो आपको सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, अब आपका वक्त है। क्योंकि ये कंटिन्यू बोलते रहे, मैं एक शब्द भी इनके बीच में नहीं बोला। जैसे मैं बोला, जवाब दीजिए। इनका जो कमीनापन निकल के बाहर आ गया सर, लैंग्वेज प्लीज सर, निकल के बाहर आ गया। नहीं सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करिए सर। सर हम लोग किसी टपरी पे नहीं खड़े हैं सर, प्लीज इस तरीके की गाली गलौज मत करिए डिबेट में बैठकर। ख्याल रखिए, आप किसी चैनल की शब्दावली का ख्याल रखिए। तेरी शकल भी अच्छी नहीं है, तेरे काम भी अच्छे नहीं है। अरे अच्छी बात है, तभी से बात करना सीखो। क्या बदतमीज कहीं का व्यक्ति कहीं का, पता नहीं कौन से किस पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया आपको। देखिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस तरीके के लोग डिबेट में बैठना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी? क्या बात कर दी आपने? पिछड़ी जातियों को हमेशा आप लोग कोसते रहते हो और चैनल भी है ना, वो इनको रोक नहीं रहा है। सर वो डिबेट से जा चुके हैं और उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप भी हमारे मेहमान हैं और वो भी हमारे मेहमान ही थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जिसको भारत अपडेट बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। अतुल यादव जी है ना कि हम लोकतंत्र में हैं, मैंने अपनी बात रखी, मैंने कोई भी उनके खिलाफ, आपने देखा होगा सौम्या जी, मैंने प्रश्न किया, प्रश्न का वो जवाब दें। अब प्रश्न का जवाब भी नहीं दे सकते हैं, किसी की शकल खराब बता रहे। अगर खराब बताऊंगा ये अच्छी बात है क्या? या मेरी आप शकल बताएं, शकल तो क्या ईश्वरी देन है, या मैंने कोई अभद्रता करी हो? मैं तो कभी भी कोशिश करता हूं कि किसी भी चैनल पे बैठ करके किसी भी प्रकार की अनर्गल जो
जो लोकतांत्रिक शब्दावली के विरुद्ध होती है बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, मैंने तो आपसे उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल में मेहमान के तौर पर बैठे हैं और अगर उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कोई गलती नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है, ये साफ दिख रहा है। और सौम्या अवस्थी जी, ये परिवार के संस्कार भी दिखते हैं। ये के समाज के, उनके समाज को तो नहीं बोलूंगा, जहां से वो आते हैं या जिस परिवार से आते हैं, ये उनके संस्कारों में है। ये सामंतवादी उनकी सोच झलकती है। पिछली जातियों से आने वाले लोगों के साथ उनकी जो ये भावनाएं किस प्रकार की हैं, ये भी एक झलकता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पीढ़ी से साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती रही है और ये जो सजाती लोग हैं माननीय योगी जी के, इनके द्वारा हमेशा और हमेशा पीडीए वर्ग को दबाने का प्रयास किया गया और चाहे वो आपकी जाति को भी दबाने का प्रयास किया गया है। खुले तौर पर जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में हुआ है, किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये भी जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जवाब उनसे बन नहीं सका और अपने आप को पढ़ा। देखिए, मैं अपने पीसीआर से एक बार फिर से दरख्वास्त करती हूं कि उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करें। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट में बैठ सकते हैं और आपसे माफी मांग सकते हैं तो उनको एक बार फिर से डिबेट में जोड़ा जाए, क्योंकि बिना भारतीय जनता पार्टी के इस डिबेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जवाबदेही है उनकी तय है। चलिए ठीक है, मैं जयप्रकाश जी के पास तब तक आती हूँ। सर, 2 जगह को चुना गया है, अलीगढ़ और मिर्जापुर। देखिए, थोड़ा सा मैं आपके पर्सनल उस पर भी जाना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में सर आप कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रह चुकी है, क्योंकि अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से आप कितना फ्रेंडली हैं और ये जो 2 जगह चुनी गई है इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए सौम्या जी, जहाँ तक उत्तर प्रदेश से फ्रेंडली होने के बाद की बात है, तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को छोड़ के मैंने 72 जिलों का भ्रमण किया है किसी न किसी काम से। क्योंकि मैं 10 वर्ष तक एसटीएफ में काम किया, तो एसटीएफ में अपराधियों की ट्रैकिंग के दौरान केवल महोबा, बांदा और हमीरपुर को छोड़ के बाकी सारे जिले मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी काम से घूमे हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के विस्तार और ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये जो 2 पॉइंट आपने बताया कि अलीगढ़ और आजमगढ़ में डीआईजी रेडियो के मुख्यालय स्थापित करने की बात है, तो यदि आप इसको जियोग्राफिकली देखिएगा तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एक पूर्वांचल का और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट बनता है। अब आजमगढ़ को लीजिए तो वहां से गोरखपुर महाराजगंज की दूरी देखिए और फिर आजमगढ़ से आप मिर्जापुर तक की और सोनभद्र तक की, इलाहाबाद तक की दूरी देखिए और वहां से फिर लखनऊ की डिस्टेंस देखिए जी। तो लखनऊ से पूरब के जिलों में ये सेंटर पॉइंट बनता है कहीं न कहीं से आजमगढ़। इसी तरह से जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगी तो अलीगढ़ एक ऐसा पॉइंट है जो वहां से आप मेरठ रेंज और मेरठ जोन तक कवर करता है और दक्षिण में वो आगरा और झांसी ललितपुर तक के लिए उसकी कनेक्टिविटी ऐसा लगती है कि वो सेंटर पॉइंट है जी। तो बाकी लखनऊ एक सेंटर पॉइंट है। तो लखनऊ, अलीगढ़ और आजमगढ़ को यदि हम देखेंगे तो एक लाइनर पैटर्न में एक लाइन में है। तो हम पूरे प्रदेश के जो टेक्निकल सपोर्ट है कनेक्टिविटी का, टेक्निकल कनेक्टिविटी के लिए बड़े आसानी से पूरे प्रदेश को मैनेज किया जा सकता है और यही सोच के सरकार ने इन पॉइंट्स पर टेक्निकल टीम बैठाने के लिए सोचा होगा कि एक आजमगढ़ में डीआईजी रेडियो का हेडक्वार्टर हो और एक अलीगढ़ में हो और बाकी तो लखनऊ में है ही। उससे पूरे प्रदेश को टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो थानों को सीसीटीवी से कवर करना हो, वायरलेस कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो बड़े आसानी से पूरे प्रदेश के हर जिलों में टेक्निकल टीम की पहुंच और मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है और डेटा को जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे स्मूथली ट्रेवल कराया जा सकता है। सौम्या जी, देखिए सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, क्या हर एक थाने की मॉनिटरिंग की जाएगी? उसके पीछे का उद्देश्य है कि जनता को सही समय पर जो भी जरूरत है पुलिस की वो मिल पाए, सहयोग मिल पाए। लेकिन क्या इससे पुलिस की स्वतंत्रता भी खत्म होगी? क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का एक तरीका होता है। अगर
अगर मैं काम कर रही हूं, मैं थोड़ी स्वतंत्रता चाहती हूं, अगर कोई 24 घंटे मुझ पर निगरानी रखेगा तो कहीं ना कहीं शायद मुझे हेजिटेशन होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बाधित हो या कम हो इस प्रणाली से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सौम्या जी। आप देखिए, थाना एक ऐसा कार्यालय है जो लगातार 24 घंटे काम करता है, वो कभी बंद नहीं होता। थाने में आप देखिए कभी ताला नहीं लगता, और थाने का कार्यालय 24 घंटे रन करता है जी। तो वहां राउंड दी क्लॉक ड्यूटी लगती है, 12-12 घंटे 8-8 घंटे के लिए वहां थाना कार्यालय में, और थाने का डे अफसर लगता है, सबकी ड्यूटी लगती है, और वो जो कार्य का अवधि है उसमें निगरानी होती रहती है, और सबके आराम करने का समय नियत है। तो थाना एक सार्वजनिक जगह है, और उस सार्वजनिक जगह पर यदि निगरानी है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत की बात है, और न ही पुलिस की किसी स्वतंत्रता में और प्राइवेसी में कोई बाधा होगी। ओके सर। पहले से भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं थानों में, कार्यालय में लगे हैं और गेट पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर किसी की स्वतंत्रता को छीनना नहीं, काम में दखल अंदाजी करना नहीं, लेकिन सिर्फ एक उद्देश्य है कि जनता को सहयोग मिल सके, मदद मिल सके जब उन्हें उसकी जरूरत हो। श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, एक लाइन की बात और सुन लीजिए। इस सरकार का उद्देश्य केवल ये है कि पारदर्शिता बढ़ानी है, जिससे किसी तरह का किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है जनता के बीच में, और पुलिस के बीच में कोई पर्दा न रहने पाए, जनता भी खुल के अपनी बात पुलिस से कह सके। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किया गया है कि अब हर थाने की मॉनिटरिंग होगी, 24 घंटे होगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतना लंबा समय बीत गया आपके कार्यकाल का, और अब आपको याद आया है कि जनता की सुरक्षा का। सौम्या जी, विपक्ष की बातों पर हंसी आती है। 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रह लिए, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे, 4 बार का कार्यकाल विपक्ष में समाजवादी पार्टी का, और लगभग 4 बार का कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी का। और हमसे कह रहे हैं कि हमको अब याद आई। अरे आपने तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब कर रखी थी कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी जब हम तीसरे राउंड पर जाएंगे, हैट्रिक योगी जी बनाएंगे और मुख्यमंत्री का पुनः पदभार संभालेंगे, अभी लगभग मई के महीने में तीसरी शपथ लेंगे, तो अभी इतने तमाम काम इनके भी रह गए हैं जो अभी हमें करने हैं। तो इतने काम इन्होंने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बदहाल स्थिति में छोड़ा था, उसको गड्ढों को भरते भरते समय लगता है। इसलिए योगी जी के जितने भी कार्य हैं वो जनहित में होते हैं। पुलिस पर आए दिन आरोप लगाते हैं, पुलिस विभाग भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा होती है। मेरा ही एक भाई पुलिस में है, मेरी ही बहन एक पुलिस में है, लेकिन जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो वो ना मेरा भाई है ना मेरी बहन है, तो वो कानून के रक्षक बन जाते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस पर ना चाहते हुए आरोप लगा देते हैं। कभी कभी पुलिस गलत भी काम कर देती है, कभी कभी पुलिस पक्षपात कर देती है। तो ये पक्षपात ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं, पारदर्शिता सबके बीच में बनी रहनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किए हैं, और ये बहुत जरूरी आदेश थे, जिसका जैसा समय आता जा रहा है मुख्यमंत्री जी वो कार्य करते जा रहे हैं। ठीक है। अब विपक्ष को चाहिए कि वो चिंतन करे, विपक्ष थोड़ा चिंतन मनन करे कि जो उन्होंने किए थे कार्य, वो कार्य इतने भद्दे इतने खराब थे, उनको ढकने में, उनको पूर्ण करने में समय लगेगा। अभी हमको 5 साल और चाहिए होंगे, और प्रदेश की जनता देगी, क्योंकि जनता जानती है कि प्रदेश को कितना बदहाल स्थिति में छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी के मित्र और बहुजन समाज पार्टी के। तो समय लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। चलिए, तमाम विदेशी ताकतें, शक्तियां जो और तमाम अपने देश के उद्योगपति अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को रोजगार मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, और इसका श्रेय योगी जी को जाता है। निसंदेह योगी जी इसके लिए अतुल यादव जी, अब भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर है, और आप लोगों को लंबा समय मिला प्रदेश की सेवा करने का, जनता की सेवा करने का, लेकिन आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है।
सौम्या अवस्थी जी, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बेहतर पुलिसिंग करी गई है वो समाजवादियों के द्वारा करी गई। और अगर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब सबसे ज्यादा पुलिस की ही भर्ती हुई और पुलिस विभाग में जो है हमने बेहतर से बेहतर कार्य किए। और जनता जानती है कि जो समाजवादी लोग हैं वो जो गांव देहात से आते हैं और गांव देहात से लेकर के शहर में हर जगह बेहतर पुलिस व्यवस्था हो, जिससे अपराधी जो है ना जो अपराध ना बढ़े। जब 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो हम सबने देखा माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा 100 में इनोवा कार प्रोवाइड करी गई। ये सब समाजवादियों की तो देन थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा तो बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था करी गई कि नहीं करी गई, आपने भी देखा, हमने देखी। और जब हमारी सरकार के द्वारा जो है ना वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय बनाया गया कि नहीं बनाया गया जी, तो समाजवादियों ने क्या किया कि बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था करी। समाजवादियों के द्वारा जो है ना एक अच्छे कार्य किए गए और उसी अच्छे कार्यों की वजह से ही जो जनता है वो हमें जानती है, पहचानती है और जो हमारे कार्यों जनता ने सराहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जब लगभग जो सरकार अब जाने वाली है और जब सब सरकार जा रही है तब इनको याद आया कि हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। तो अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है 9.5 साल में जो कार्य नहीं कर सकी उसे आज कैसे एकदम से याद आ गया। जब देखा है कि पीडीए वर्ग के साथ बहुत घोर पीडीए वर्ग में पुलिस के द्वारा घनघोर अत्याचार किया गया, उनके रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ये चीजें भी आई हैं। क्या आपने ये चीजें पाई भी होंगी, थाने चौकियों में ना लोग टहलते रहते हैं और उनको लौटा दिया गया। ये बातें भी समाचार पत्रों में, अखबारों में, आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से सलोनी जी ये कह तो रहे हैं कि कभी कभी पुलिस भी पक्षपात करती है और हमारे सरकार के लिए सब बराबर हैं, चाहे वो पुलिस उनकी ही क्यों ना हो, इसलिए पारदर्शिता हो, अल्टीमेटली जनता का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, इस वजह से बड़ा फैसला ले। तो आप अभी भी इसका स्वागत कर सकते हैं ना? जी मैं बता तो रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं सौम्या अवस्थी जी। इसका जवाब ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में बनी तो भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधनों की कमी भी नहीं थी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी थी, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी थी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये 9.5 साल बाद आज क्यों याद आ रहा है? ये व्यवस्था तो पहले हो जानी चाहिए। जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, जब समाजवादियों ने इनोवा कार प्रोवाइड कर दी, इनोवा कार महंगी होती है या जो वर्तमान में इन्होंने कार दी है वो महंगी कार दी है? ठीक है, मतलब सर आप ये बात मानते हैं कि योजना अच्छी है, टाइमिंग गलत है? हमने पुलिस को योजना अच्छी है, टाइमिंग गलत है। जी देखिए, मेरा मानना है कि बेहतर पुलिसिंग के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ही नहीं। जब आज सरकार की जो विदाई की बेला आ गई तब ये सोच रहे, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि हम लोगों जनता तो हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब जुमलेबाजी करी जा रही है और जनता के साथ जो अन्याय हुआ वो 9.5 साल से वो कहां से कहां कैद हो गया, वो सीसीटीवी में कैद होकर के आना चाहिए था और निष्पक्ष कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो कार्रवाइयां तो रुकी रही ना कहीं लोगों ने अपनी शिकायतें फरियाद लेके गए यहाँ। चलिए, आपका जो ये सवाल है यही मेरा सवाल था और ये सवाल मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ कि सर थाने पहले से ही सीसीटीवी से लैस हैं, लेकिन उसके बाद भी पक्षपात, जनता का नुकसान देखा गया जिसकी वजह से सरकार को आज ये फैसला लेना पड़ा। तो अब जब मॉनिटरिंग होगी, 2 बड़े कार्यालय बनाए जा रहे हैं, हेडक्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अब निष्पक्ष तरीके से काम होगा? क्योंकि सीसीटीवी तो पहले भी थानों में मौजूद थे ही ना सर। देखिए, आप इसको 2 नजरिए से देखिए। यदि सीसीटीवी लगाने की बात की जा रही है तो एक बात पक्की है कि सबका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है और पारदर्शिता उससे और ज्यादा झलकती है कि यदि सब कुछ कैमरे के सामने घटना हो, कैमरे के सामने कार्रवाई हो तो किसी भी पक्ष को किसी पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। थाने
में आप देखेंगे तो कार्यालय में और गेट पर कैमरे लगे हुए थे, कहीं कहीं कैमरे खराब भी हो गए थे और सरकार ने यदि सोचा कि थानों को कैमरे से लैस करके उसे सेंट्रल मतलब हेडक्वार्टर से और जोनल हेडक्वार्टर से इसे कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे यदि किसी थाने पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है या किसी पब्लिक वाले के साथ हमारा अमुक थाने पर क्या व्यवहार हो रहा है, वहां की कार्यप्रणाली कैसी है, उसकी निगरानी की करनी हो तो बड़े आसानी से उस डाटा को, उस समय के डाटा को, उस दिन के डाटा को देखा जा सके। तो ये एक बहुत शानदार योजना है और चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्य के लोग हों, चाहे वो जनता का हो, सब मिलाकर के केवल इसमें जनता का ही हित इन्वॉल्व है। चाहे जब भी हो रहा है, जब भी हो रहा था, ये बहुत अच्छी योजना है और इससे हम सबको फायदा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग कंसर्न है कि पुलिस का व्यवहार पारदर्शी हो और उस पारदर्शिता का लाभ, सबसे ज्यादा लाभ किसी को होगा तो इस देश की जनता को होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम सब के लिए एक सुखद विषय है और इसका जितना स्वागत किया जाना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। देखिए, ये तो राजनीति की बात हो गई कि किस समय ये निर्णय लिया गया या पहले क्यों नहीं लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसके रिजल्ट की तरफ जाएं तो फायदा आम जनमानस को है, जिसके लिए ये सरकारें चुनी जाती हैं कि जनता का भरोसा जीते और जनता को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। कैप्टन हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सवाल ये भी उठाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर, और एक बड़ी बात और कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे और जब नतीजे सामने आए तो कहीं ना कहीं आपको तगड़ा झटका लगा और उसके बाद जो बैठकों का दौर पार्टी में शुरू हुआ उसमें एक बात और निकल करके आई थी कि अधिकारियों ने किस तरीके से जनता को रुलाया, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। क्या यह बात सच है, जो विपक्ष ये बात उठाता रहता है कि अधिकारियों का रवैया इतना खराब था जनता के प्रति, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा? देखिए सौम्या जी, पुलिस विभाग में 95% बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे लोग हैं और ये भी बात सही है कि लगभग 4-5% खराब मानसिकता के लोग पुलिस विभाग में नहीं, हर जगह मिलेंगे आपको जी। राजनीति में भी नेता लोग भी, सत्ता में भी, विपक्ष में भी अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अब अच्छे लोगों की तो गुणगान कोई करता नहीं है, अच्छे लोगों की वाहवाही कोई करेगा नहीं, लेकिन जहां गलत व्यक्ति टकरा जाता है तो उसकी फिर अफवाह उड़ती हैं, उसकी बुराइयां होती हैं और उस एक गलत व्यक्ति की वजह से पूरा महकमा फिर खराब हो जाता है। किसी भी थाने में एक सिपाही अगर अभद्रता कर देता है और बात जब इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंचे और वो सिपाही की जब टूटी बोलने लगती है तो लोग समझते हैं कि इंस्पेक्टर का मुंह लगा हुआ होगा, जो पूरा इंस्पेक्टर, ये पूरा थाना ही खराब है। कभी कभी कुछ लोगों की वजह से ये ऐसी बातें आती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पहले जो पुलिस कार्य करती थी वो सरकार के दबाव में होते थे, इसलिए सरकार ने अपने एजेंट के रूप में, वहां मैंने देखा है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को बहुत अच्छे से हमने देखा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब थाने चौकी तो छोड़िए, बहुत छोटी बात हो गई, एसपी और एसएसपी के ऑफिस में जाते थे, वहां भी बड़े ऐसे जाते थे रौब घाटते हुए जैसे कि एसपी और एसएसपी जो भी आईपीएस है वो इनके अधीन कार्य कर रहे हैं, इनके लिए वो उनको कुर्सी से खड़ा हो जाना पड़ता था। ये चाहते थे, इनके अध्यक्ष चाहते थे, समाजवादी पार्टी के उस समय के जिला और महानगर के अध्यक्ष इतनी पावर रखते थे कि कप्तान को, डीएम को अपने घर बुलाते थे, फोन करके बुलाते थे और अपना एक रौला काटते थे, रौब दिखाते थे जनता में कि डीएम अभी मैं फोन करता हूँ, अभी डीएम आएगा, अभी करता हूँ, अभी फला एडीएम भी आएगा। तो वो चीजें योगी सरकार में नहीं है। आज कानून का शासन है और ये जो कैमरे लग रहे हैं ये निश्चित तौर पर इसका सबको स्वागत करना चाहिए, पक्ष को भी और विपक्ष को, क्योंकि कैमरे लगने से जहां आरोप लगते हैं, कई कई जगह पर नेता लोग आरोप लगा देते हैं कि फला इंस्पेक्टर ने या फला एसपी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमको तवज्जो नहीं दी, या कभी कभी अधिकारी आरोप लगा देते हैं कि फला विधायक जी आए थे किसी पार्टी के और आकर के उन्होंने बदतमीजी की पहले उन्होंने स्टार्ट किया, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कैमरे लगे होने से लोगों में भय रहेगा और लोगों को लगेगा कि हमारी इमेज जनता के बीच में अगर जाएगी, ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो अपनी इमेज को ठीक करने के लिए नेता भी अच्छे कार्य करेंगे,
और पुलिस विभाग के लोग भी अच्छे कार्य करेंगे। तो योगी जी की इस पहल का सम्मान करना चाहिए। बाकी अतुल जी जैसे बोल रहे ठीक है, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं और पार्टी के नाते उनका कर्तव्य बनता है, तो वो तो यही कहेंगे कि विदा होने जा रही है, लेकिन उनको धैर्य रखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि हिम्मत से काम लें अतुल जी, क्योंकि सरकार अभी आपकी नहीं आ रही है और आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि सरकार आपकी आ ही रही है तो इससे कई कई बीमारियों के झटके लगते हैं। और मैं चाहूंगा भगवान आपको किसी भी तरीके की बीमारी बचाए, क्योंकि सरकार नहीं आएगी, ये सच्चाई है। आप जनता के बीच में जाइए। हम इसलिए कह रहे हैं सौम्या जी, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। हमको मालूम है कि सरकार समाजवादी पार्टी की किसी कीमत पर नहीं आनी है। योगी जी की ही रिपीट होगी। चलिए जवाब दीजिएगा। जनता के बीच में जाएंगे, जनता के वार्तालाप करेंगे तो तब आपको मालूम पड़ेगा पीडीए क्या होता है। आप वर्गीकरण कर सकते हो, आप बांट सकते हो, हम जोड़ने का कार्य करते हैं, हम संधि करते हैं, आप संधि विच्छेद करते हो, आप भाइयों से भाइयों में फ्रस्ट्रेशन डालते हो, हम उनको जोड़ते हैं। तो ये फर्क पड़ता है। जहां हम प्यासे को पानी पिलाते हैं वहां आप प्यासे को और धूप में बिठा देते हो, तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार योगी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। बस आप हिम्मत रखिए, ऐसे ही लड़ते रहिए। टीवी पर आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। सौम्या जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वरिष्ठ भी हैं, और इनकी एक चीज है, आपने नोटिस किया होगा कि ये कह रहे हैं कि ये चीज होने से हमने कहा ये 9.5 साल पहले हो जाना चाहिए, जिससे पीडीए वर्ग पे जो अत्याचार हुआ है वो ना होता। सुनिए, देखिए, सुनिए, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। देखिए सौम्या अवस्थी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की 9.5 साल की सरकार हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज अपनी विदाई की बेला पे झटपटाहट दिखाई जा रही है। और ये झटपटाहट क्यों है? क्योंकि अब लगता है कि जनता वाकई में उत्तर प्रदेश की जागरूक हो चुकी है। ना तो उसे बिजली मिल रही, ना तो किसानों को डीजल पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है मूलभूत जो उनकी चीजें है वो भी नहीं। अब रही बात जो चौकियों में, थाने चौकियों में कोई मीडिया से ज्यादा अच्छा सकता है। उन्होंने देखा होगा शिकायतें आती रहती हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार ना कर पाए, इन्हीं के विधायकों ने थाने चौकियों पर सुनवाई नहीं होती है जनता की, तहसील में सुनवाई नहीं होती है, ले दे के जो काम दुगने पैसे पे हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गण और कई विधायक गण के द्वारा कहा गया। आप लोगों की मीटिंग में ये बातें आई कि नहीं आई? यानी कि भ्रष्टाचार चरम पे था या नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। आज भारतीय जनता पार्टी को चेतना पड़ रहा है, 9.5 साल में चेतना पड़ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में जो पुलिसिंग व्यवस्था सुधारी गई, वो आज भी काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने पुलिस को बेहतर और आधुनिक के लिए हर संभव प्रयास किए। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से 2026 तक अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाया। अगर सौम्या जी आप लखनऊ का पुलिस मुख्यालय देख लीजिए, वो भी तो समाजवादियों की देन है। जो सुन तो लीजिएगा, सुनिएगा, से बाहर है आप लोग 2 बार से, ये भी तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए ना कि अगर विकास बोलता तो जनता साथ देती। देखिए भारतीय नहीं, सुन तो लीजिएगा, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जो वो कर रहे हैं उसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन रही हूं, की शक्ति रखिए। जो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप डाल है तो हम पात है। भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करेगी, उन्होंने जो धार्मिक राजनीति करी तो हमने धर्म से हट करके पीडीए की राजनीति करना स्टार्ट कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो वो करेंगे हम उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि हमने उनकी नब्ज पकड़ ली है कि वो विकास के नाम पे वोट ही नहीं मांगते हैं। हम तो फिर भी विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं सौम्या अवस्थी जी, हमने कहा जो पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार देंगे, किसानों को खाद देंगे। कहा कि हमने कोशिश करी कि जो शासन व्यवस्था है सुदृढ़ हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था उस समय, लोग में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, यानी शीर्ष पदों पे देश के बैठे नेताओं ने कहा कि आपका मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, और जो माननीय योगी जी की भाषा आप देखेंगे, कटोगे तो बटोगे।
तो सर ये उसका भाषा खामियाजा डराने वाली उन्होंने बात भुगता है। 2024 में। नहीं, ये होता तो था। खामियाजा तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अब वो जो मैंने क्या कहा, इन्होंने तो चुनाव की बात करी। चलती है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं सुनिएगा, 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमने जनता के बीच में है, जनता जागरूक किए हुए हैं, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ धर्म की राजनीति करी गई। जो सीसीटीवी फुटेज या जो चीज के लिए आज ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, बेहतर करने की आज सोच रहे हैं, ये हमने 2012 से 17 के बीच में हमने कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही है जो हमने उस समय कर दिया। तो बड़े बड़े मंदिर तो अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े मंदिर तो अखिलेश यादव बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दर्शन करके आए क्या आप? जी सौम्या जी जवाब लीजिएगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारा जब इटावा का मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, उसके उद्घाटन के साथ ही हम अयोध्या धाम जाएंगे, भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे। अरे अयोध्या का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था। सबके दर्शन करेंगे। अरे हम लोग जाते, हम लोग तो जाते ही है ना। आज गंगा दशहरा है, सबको शुभकामनाएं। यहाँ तो सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहता हूँ, आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा जो है ना समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और आपको सद्बुद्धि आए। जो आपने अभी तक जो जनता है वो छल कपट का जो है ना, माँ गंगा से माफी मांगी आपने। माँ गंगा हंसी तो आपको भी बहुत आ रही है, उनको भी सलाह आपने, माँ गंगा आपको माफ कर दे, ये बड़ी बात है। क्योंकि आपने गंगा जी को भी सलाह, क्योंकि आपने नमामि गंगा के नाम पे जो गंगा का अभियान चलाया था उसको भी आपने गंगा जी साफ नहीं करी। आज आपको पुलिस मुख्यालय या अच्छी चीजें याद आ रही हैं। गंगा जी साफ हो गई, कानपुर में गंगा जी साफ हो गई, या कन्नौज में गंगा जी साफ हो गई, या आपका बनारस में गंगा जी साफ हो गई। कहीं तो गंगा जी का जो योजना चलाई थी वो बाढ़ आती है, बह जाता है गंगा जी का। अरे बनारस तो नंबर 1 हो गया है सर साफ सफाई में। भाई सफाई की बात कर रहा हूँ मैं, सफाई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सौम्या अवस्थी जी आप भी तीर्थों पे जाती हैं, आपके परिवार के लोग भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, हमारे श्याम सलोने जी के परिवार के लोग जाते हैं। ये मथुरा साइड से हैं, मैं कन्नौज साइड से हूँ। हम सब तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी, हमारे शहर जो किसी ना किसी पवित्र नदी के चलिए ठीक है सर हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, ये ना कहे कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा करा है। लॉ एंड ऑर्डर की समझ रखने वाले एक व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जयप्रकाश जी देखिए, अगर आप इस पर टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूं। अभी आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी सरकारों के कामों का बखान यहां पर कर रहे हैं कि हमने बेहतर किया, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब आप दोनों सरकारों को देख चुके हैं, उनके कामकाज को देख चुके हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, या आपने जब आप काम कर रहे थे उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा दुरुस्त किस वक्त आपको देखने को मिला? पुलिस की कार्यप्रणाली किस वक्त आपको बेहतर देखने को मिली? अगर आप जवाब देना चाहें तो। नहीं देखिए, ऐसा है कि आपने दो पार्टियों के लोगों को बैठा के यदि आप इस तरह का सवाल का उत्तर जानना चाहेंगे तो कोई भी नहीं देगा। हम क्यों चाहेंगे कि किसी को अधिक और किसी को कमतर बताएं? सर इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर आप देना चाहें तो। जी ये हमारे टिप्पणी योग्य प्रश्न नहीं है। आप इन दोनों लोगों से बात करिए, यदि आप उसका कोई और प्रश्न जानना चाहेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है सर। अब एक और सवाल लेना चाहूंगी सर कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है। जैसे कि आपसे मैंने पहले भी सवाल किया कि सीसीटीवी पहले भी लगे थे और उसके बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ी चूक कहां देखी जाती है इस दौरान, जब सरकार को इतने बड़े फैसले पुलिस प्रणाली के कामकाज को लेकर उठाने पड़ जाते हैं? सौम्या जी, एक चीज आप देखेंगे कि जहां तक प्रगति और ह्यूमन बिहेवियर की बात है तो हर चीज में निरंतर सुधार की जरूरत है। हमारे आपके व्यवहार में भी, हमारे आपके ज्ञान में भी, हमारे आपका जो तंत्र है उसमें भी। तो पुलिस एक तंत्र है जो ये जो वर्तमान तंत्र है 1861 से शुरू होकर के आज तक वो चला आ रहा है। आप इसको किसी भी क्लास इंटरवल पे देखिए, आप 1900 की पुलिस देखिए, 1950 की पुलिस देखिए, 1980 की पुलिस देखिए, या 2000 की पुलिस देखिए, 2010 की पुलिस देखिए, 2020 की और 2026 की पुलिस देखिए।
तो संसाधनों का निरंतर विकास होता रहा है और इसमें पुलिस के कार्य व्यवहार में भी निरंतर सुधार और विकास होता रहा है। तो विकास मानवता के विकास के साथ साथ पैरेलल चलता रहता है। हम जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बदलेगी, अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा, वैसे वैसे हमें हमारे बीच में जो तंत्र स्थापित किया गया है उसमें और विकास और परिमार्जन की जरूरत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो उसी विकास की प्रावस्था में पुलिस की कार्यप्रणाली में भी निरंतर सुधार की जरूरत होती है। तो अभी आप देखिएगा कि 1950 की पुलिस और 70 की पुलिस को देख के गांव खाली हो जाते थे। एक पुलिस वाला चला जाता था, पूरा गांव खाली हो जाता था। अब लोग पुलिस से लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पुलिस में जो वर्दी का भय था वो जो 1950 में आप देखिए या 1900 में देखिए, 1930 में देखिए, वो आज नहीं है। आज कॉन्सेप्ट ये है कि पुलिस जनता की मित्रवत की तरह व्यवहार करे, बिल्कुल, और जनता की सुरक्षा के लिए है, जनता के सहयोग के लिए है। बिल्कुल सर, ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, जो डर था वो कहीं ना कहीं सही भी था और कहीं ना कहीं गलत भी था कि जनता खुलकर अपनी बात पुलिस तक नहीं पहुंचा पाती थी। लेकिन आज वो नहीं सौम्या जी, एक बात और सुन लीजिए। पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, डर कानून का होना चाहिए। बिल्कुल, ये नई सोच है। किसी व्यक्ति का डर नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए कानून का। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति बैठा हो, मैं पुलिस की जगह बैठा हूँ, आप बैठी हैं, कोई तीसरा बैठे, लेकिन कानून का जब भय व्याप्त रहेगा तो वो व्यवस्था बहुत लंबे समय तक सही तो देखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से सर जो बड़ा फैसला लिया गया है वो जब धरातल पर उतरे तो जनता को उसका लाभ मिले। हमारे पास इतना ही वक्त था, आप सब हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि हर थाने की मॉनिटरिंग होगी और इससे फायदा होगा आम जनता को। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी स्ट्रैटेजी है, चुनावी प्लान है, हथकंडे हैं जनता को बरगलाने का, उनको घुमाने का। टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन अब जनता को यह फैसला कितना पसंद आता है ये देखने वाला वक्त बताएगा। साथ ही जब ये धरातल पर उतरेगा तो जनता को कितना फायदा पहुंचाएगा। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन